नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश राजनीति का एक जाना माना चेहरा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी लखनऊ से महापौर हैं और प्रधानमंत्री जी के विश्वास पात्र लोगों में से एक हैं। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया है। अपनी शैक्षिकता, अपनी राजनीतिक कौशलता के अलावा में सहजता, विनम्रता और शालीनता भी इनका एक कौशल है। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लखनऊ के महापौर चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने छात्र जीवन से ही हर काम को गंभीरता से किया। शायद यही वजह है कि हाई स्कूल से लेकर एमकॉम तक की सभी परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर शर्मा ने उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पीएचडी भी की है। शिक्षाविद के रूप में 5 पुस्तकों के लेखक होने के अलावा शोध पर्यवेक्षक के रूप में 15 से अधिक शोधार्थियों की पीएचडी उपाधि का भी संपादन उन्होंने किया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुजरात के पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के अलावा 2014-15 में बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की सफल अगुवाई भी की। हरियाणा में मुख्यमंत्री चुनने का मामला हो या फिर राजस्थान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला, बीजेपी ने बार बार उन्हें पर्यवेक्षक बनाया है। उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चे की यूपी इकाई का 3 बार अध्यक्ष पद संभाला है। डॉक्टर शर्मा भारत सरकार राष्ट्रीय युवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही भारतीय शिक्षण मंडल के सचिव रहने के अलावा केंद्र और राज्य के कई संगठनों में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन कोरिया ने उन्हें शांति दूत का सम्मान भी दिया है। ये था डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का एक राजनीतिक जीवन। डॉक्टर साहब, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर थे और फिर उसके बाद आप राजनीति में कैसे आ गए? मैं कैडर में प्रोफेसर काफ़ी पहले बन गया और वाणिज्य में, कॉमर्स में मैं प्रोफेसर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। राजनीति में आना ये भी एक अनायास ही समझ लीजिए। पिताजी का संपर्क पूज्य दीनदयाल जी से था। अटल जी, माननीय भवराव जी देवरस और तमाम नानाजी देशमुख ऐसे महापुरुषों का सानिध्य पिताजी को प्राप्त था। यानी घर का वातावरण एक राजनीतिक परिवेश का था, लेकिन वो स्वयं कभी पद नहीं लिए थे। अचानक ही मुझे एक दिन किसी कार्य में जाना था, कार्यालय में मैंने किसी की सिफारिश मानी भंडारी जी से, किसी को अध्यक्ष बनाने की कर दी। भंडारी जी मुझे जानते थे, लेकिन मानी राम प्रकाश जी, कलराज मिश्र जी, तमाम कल्याण सिंह जी, तमाम बड़े नेता वहां बैठे थे। उन्होंने मुझे डांट के गेट आउट करके बाहर निकाल दिया। मैं एकदम राजनीति में था नहीं, सोचता हुआ कि मैं कार्यालय पर नहीं जाऊंगा। मैं घर आता हूं, माननीय कलराज जी का, कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका फोन आता है कि आप कार्यालय आइए। दूसरे दिन मैं पहुंचता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि मेरे युवा मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश शर्मा हो गए। मेरे जीवन का बहुत बड़ा मोड़ था और एक ऐसा संयोग मेरे साथ जुड़ा कि जब संगठन से मैं हटा, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रभारी रहा, उसके बाद तो उस समय में पर्यटन का चेयरमैन बना दिया गया उसी दिन। और जिस दिन मुझे पर्यटन का चेयरमैन हटना था, यानी मैं मंत्री का दर्जा था मुझे उत्तर प्रदेश में, उसी दिन मुझे युवा आयोग का मिल गया, उसमें भी मुझे दर्जा मिला मिनिस्टर का। और जिस दिन मैं युवा आयोग से निवृत्त हुआ, उसी दिन मुझे शपथ लेनी थी महापौर की प्रथम बार जब मैं चुना गया। और दूसरी बार जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ तो फिर मुझे महापौर के रूप में दोबारा काम करने का अवसर मिला। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कलराज मिश्रा जी आपके घर आए और एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मैं आपके फादर से कहा मैं इनको राजनीति में लाना चाहता हूं। शुरुआत वहां से हुई। मैं कुछ लोगों को प्रतित्व भाव से देखता हूं, उसमें से एक मानी कलराज जी है। वो दान में ले गए थे मुझे। जी। यही घटना जब अध्यक्ष बनाने का था तो उनका अपना बेटा मुझे दे दीजिए। तो उसका आशय घर वाले नहीं समझे थे और बाद में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में मुझे सुशोभित किया, वरिष्ठ लोगों से परामर्श करके। भिन्न भिन्न जो भी प्रदेश हैं भारतीय जनता पार्टी की,
राजनीति करते हैं। आपने देखा एमपी में भी देखा, आपने राजस्थान में भी जब मुख्यमंत्री का चयन था तब भी, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के चयन में आप प्रभारी बनाए गए। अब आप गुजरात के प्रभारी हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का क्या अंतर आप मानते हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के उसमें पर्यवेक्षक के तौर पे गया था और हरियाणा में मुख्यमंत्री के चयन के समय पर्यवेक्षक के रूप में था। गुजरात का मैं प्रभारी हूँ। गुजरात प्रदेश वैसे तो मेरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, गुजरात प्रदेश, लेकिन गुजरात की भी कोई बात, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। गुजरात के लोगों का अनुशासन, काम करने की शैली, काम के प्रति डिवोशन, एक रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकर्ता वहां पे है। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, हमने आपका पूरा एक राजनीतिक जीवन देखा, लेकिन राजनीतिक जीवन के पहले का एक जीवन आपका शैक्षिक जीवन है। कई जगह आपको पुरस्कार मिले, एक बड़ा शैक्षणिक जीवन है आपका, जानना चाहते हैं हम आपसे। देखिए, मैं प्रोफेसर हुआ, बचपन में मुझे टीचर बनने का शौक था। तमाम कंपटीशन में आने के बाद भी मैंने टीचिंग लाइन को चुना और लगातार मैं कभी सेकंड नहीं आया, प्रथम श्रेणी में रहा, गोल्ड मेडल पाया और उसके बाद में मैं सेलेक्ट हो गया। और जहाँ तक आपने पुरस्कारों की बात करी, तो पुरस्कार तो छोटे मोटे बहुत सारे होते रहे, लेकिन अभी कोरिया का एक हुआ था, उसमें पीस एम्बेसडर, पूरी दुनिया में कुछ लोगों को शांति दूत पुरस्कार देते हैं। मदर टेरेसा को भी मिला था, मुझे भी दिया उन्होंने, और तमाम और महापुरुषों को भारत के मिला है। उन्हीं से एक छोटे से कार्यक्रम के नाते मुझे भी पीस एम्बेसडर दिया गया। और उसके साथ साथ युवा नीति हम लोगों ने भारत सरकार की तैयार की थी, राष्ट्रीय युवा आयोग का सदस्य होने के नाते। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमारी पूरी 5 लोगों की टीम को सम्मानित किया था। इसके साथ साथ मुझे लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे स्थान मिला, सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड महापौर के रूप में चुने जाने पर। और इसके साथ साथ नेपाल में जहाँ पर पीस एम्बेसडर का अवार्ड मिला था, वहीं जेरूसलम में 71 देशों के मेयर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें तमाम 3 दिनों तक का विभिन्न प्रकार के डायलॉग्स रखते हैं, कामों के बारे नॉलेज का देखते हैं। उसके बाद ऑनरेबल मेयर का दर्जा देते हैं। मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का दर्जा दिया इजराइल में मुझे प्राप्त हुआ 71 देशों के बीच में। आपके खाते में एक बड़ी उपलब्धि जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी आपके नेतृत्व में चलाया गया और मुझे लगता है कि एक विश्व कीर्तिमान आपने बनाया सदस्यता अभियान में। क्या था पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान के जो सूत्रवाहक थे वो माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उसके संवाहक जो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक अच्छे संगठनक के रूप में वो श्री अमित भाई शाह। तो इन दोनों का जो मार्गदर्शन था उसी में कार्यक्रम चला और चूंकि मैं भी उसका एक अंग था प्रभारी के रूप में सदस्यता अभियान का, तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ कार्य थे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो समर्पण और मेहनत था, उन्हीं के बताए हुए काम में हम लोगों ने थोड़ा बहुत योगदान जो भी दिया होगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये मेरे लिए सौभाग्य है। 11 करोड़ 27 लाख से ऊपर की सदस्यता आज हमारे पास में है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रोकना चाहेंगे आप। अभी आपने कहा कि जिस तरीके से आपने सफलता लोकसभा में पाई, लोकसभा की पूरी सफलता का अगर राज देखा जाए तो मोदी जी का चेहरा था। आप गुजरात के प्रभारी हैं, योग्यता के आधार पर आपको गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कई जगह आपने सफलताएं अन्य प्रांतों में भी हासिल की, चाहे मुख्यमंत्री बनवाने में रहे हो, चाहे सांगठनिक ढांचे के रूप में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा आप क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी में चेहरा केवल कार्यकर्ता होता है। बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत और संगठन ये प्रमुखता होती है, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और जहां तक आप मेरी बात कर रहे होंगे तो मुझसे 1 दर्जन से ऊपर ऐसे लोग होंगे, 1 दर्जन क्या मुझे समझता हूं सैकड़ों लोग ऐसे होंगे कि जो मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ लोग हैं। और 11, 12, 15 अगर संख्या और भी ज्यादा होगी, ऐसे लोग हैं जो किसी भी दल के मुख्यमंत्री के पद के दावेदारों से कहीं योग्य लोग हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता में जहां पर कम वहां पर हम। जिस तरह लोकसभा में आम जनमानस मोदी जी का चेहरा देख रहा था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला भी
एक चेहरा देखना चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, वो किस चेहरे पे वोट देने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कभी भी चेहरे के आधार पर संगठन को नहीं किया। दो ही पार्टी भारतवर्ष में है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी, एक है भारतीय जनता पार्टी, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ तक जिनका गठन है। हमारा तो अब तो कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी का बूथ तक गठन है। तो हम माने इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव नहीं, में नहीं, चेहरा मोदी जी का ही होगा। देखिए, मैंने कहा कार्यकर्ता का होगा, और मोदी जी तो हमारे नायक ही हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का चेहरा ही पार्टी का नीति रीति और पार्टी का जो सिंबल है वही मेरा आधार है, पार्टी के सिद्धांत वही हमारा आधार है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता आपको अपना नेता मानता है, लेकिन फिर भी एक विशेष वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, जो अब आपको अपना नेता मानता है। कांग्रेस ने ब्राह्मण को रिझाने के लिए, ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए शीला जी का एक विकास का चेहरा उत्तर प्रदेश में लाया। क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चेहरा, ब्राह्मण का एक चेहरा लाना चाहिए? देखिए, जहां तक आदरणीय शीला कपूर दीक्षित जी का प्रश्न है, तो शीला कपूर दीक्षित जी का नाम आज आप ले रहे तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आम जनता में अगर कोई चर्चा करता हो, ऐसा मुझे देखने में थोड़ा समय लगता है। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स से वो क्या करते हैं, उनका अधिकार है कांग्रेस का कि वो जाति के आधार पर करते हैं। बीजेपी ने कभी जाति के आधार पर नहीं किया। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जो नोटबंदी का फार्मूला मोदी जी लाए, अचानक नोटबंदी कर दी गई, ये क्या हम माने कि ये मोदी जी की अपनी अर्थनीति है, या पहले आपका कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा है? देखिए, जहां तक बंदी का आप शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं सोचता हूं ये बदली है। एक नोट को बदला, दूसरा नोट को चला दिया, बंदी तो किया नहीं। और जहां तक ये अर्थनीति है, अर्थनीति परंपराओं के आधार पर आज वही कर रहे हैं मोदी जी, जो पंडित दीनदयाल जी ना, कि कुछ लोगों के जैसे कुएं में गिरा हुए व्यक्ति है तो उसको उठाने के लिए ऊपर के व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, नीचे के व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, तब ऊपर आएगा, बराबर से खड़ा होगा, तब इस देश का भला होगा। जब एक विचारधारा उस समय चल रही थी, एक थी पूंजीवादी विचारधारा, जहां पे था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली वही जीवित रहेगा, पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित हो। एक दूसरी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा, अमीरों को समाप्त करो और उनका जो है वो नीचे बांट दो। इन दो के बीच में एक विचारधारा थी कि जो जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने के बाद में जो लोक कल्याण के लिए काम कर सके, ऐसी अर्थनीति लाके कि जिसमें समतुल्यता हो, बराबरी का हो, अमीर को गरीब बनाना नहीं, गरीब को ऊपर उठाने की जहां पर प्रावधान हो, वो व्यवस्था क्या है? कौन सा दुनिया का देश है जिसने तरक्की अपने वहां बदलाव के आधार पर नहीं की है? आज भारतवर्ष का कौन इसका वो कर रहा है, नकल कर रहा है? देश के पूरे विश्व के विदेशों के कम से कम 7 देश ऐसे हैं जो अपने वहां नोट का परिवर्तन की विधा को भारत से ले रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा भी देश जो है अपने वहां 5000 का नोट बंद करने जा रहा है। वेनेजुएला ने तो अपने वहां प्रारंभ कर दिया है। और हमारे देश के नेता ये एक अच्छे काम में विरोध करके संसद को न चलने देना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध है जो आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं। चर्चा कराना हो तो अब लोकसभा में आके कराओ। नहीं तो आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना में इसका समर्थन कर रही है? नहीं, देखिए, शिवसेना ने काले धन को निकालने का समर्थन किया था, काले धन को हटना चाहिए। बाद में उनकी जो गठबंधन की एक मजबूरी होती है अपना अलग दिखने का, ये लोकतंत्र है। बीजेपी अपने नीति और सिद्धांत पे चल रही है, जहां गठबंधन का दायित्व होता है उसका निर्वहन करती है, और लोगों को अपना बोलने का अधिकार है। लेकिन नीतीश जी को अभी उदाहरण दीजिए, शरद पवार जी का भी उदाहरण दीजिए, उन्होंने इसका समर्थन किया है। लोगों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उस राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी का फैसला लिया, और बाद में ये भी कह रहे हैं परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि गलत किया। अगर सही किया तो डरते क्यों हो? तुम भी बताओ कि मैं क्या कर सकता था, तुमने क्यों नहीं किया? इसका जवाब देने के लिए आपसे जनता नहीं पूछेगी। डॉक्टर साहब, व्यापारी वर्ग की अभी बात कर रहे थे। व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट हुआ करता था, और नोटबंदी से सबसे ज्यादा वही परेशान। आपको नहीं लगता आगे आने वाले चुनाव में हमारा व्यापारी भामाशाह का
वंशज है जो देश के लिए अपनी सारी संपत्ति को लुटा सकता है। व्यापारी को आप गलत जो आज तक समझते रहे ना, जो टैक्स के लिए कभी सेल्स टैक्स है, कभी इनकम टैक्स है, कभी वेल्थ टैक्स है, कभी कुछ और टैक्स है, दर्जन भर टैक्स देते थे। जीएसटी आ गई व्यापारियों का, इससे बड़ा लाभ कहीं कभी नहीं हुआ होगा। जीएसटी को लागू कर रहे हैं मोदी जी। उसके अलावा अगर 50 दिन की कठिनाई के बाद में व्यापारी के घर में अगर कुल वो व्यापारी कभी टैक्स देने से नहीं इतराज करता है। जो लोग बोलते हैं ना टैक्स चोरी का आरोप लगाते हैं, व्यापारी से ज्यादा ईमानदार कोई और नहीं है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा क्या होगा? विकास। अगर विकास की मुद्दे की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास कराया, परिवार का कराया, इससे मैं सहमत हूं। अखिलेश देश का प्रदेश का नहीं कराया। जी। एक जिले में अगर कोई योजना को चला दे, आप कहोगे मेट्रो चला दिया, अरे 70% भाग जो है उसमें केंद्र का योगदान आता है। लोन मिला उसकी गारंटी केंद्र की, 50% रकम केंद्र का, ये किसका? अगर आप कहोगे इस प्रकार की स्वच्छता अभियान चलाया, पैसा सारा उनका। कहीं क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम के उत्तर प्रदेश का योजना चला दी। दीनदयाल विद्युतीकरण योजना का पैसा सबका केंद्र का। आपने लोहिया विद्युतीकरण करके दिखा दिया कि हमारे केंद्र है। किसी के कार्यक्रमों की नकल करने से विकास नहीं होता। विकास धरातल पर दिखना चाहिए। एक शहर का नहीं, पूरे शहर का होना चाहिए। उस गांव का रहना चाहिए जहां गरीब किसान और मजदूर रहता है, वहां पे लाइट जानी चाहिए। अब आपने तो कहा था कि मैं 24 घंटे दूंगा, 8 घंटे आज गांव में बिजली नहीं जा रही। ये विकास है क्या? आज आप पानी दे नहीं पा रहे हो, बीज दे नहीं पा रहे हो, खाद दे नहीं पा रहे हो, ये विकास है क्या? विकास का मतलब सरमर की बटिया से बना हुआ घर नहीं है, चमचमाती हुई एक शहर की सड़क नहीं है, सफाई का केवल उद्धार नहीं है। सब अखिलेश यादव की अगर बात हो रही है तो अखिलेश यादव का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, उनकी छवि अच्छी रही है, उन पर कोई दाग नहीं लगा है और समाजवादी पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। तो कहीं ना कहीं अभी नहीं बनाया, अभी तो कह रहे हैं बनाने की बात कर रहे हैं जी। और अखिलेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं राजनीति से अलग हटके बात करता हूं और मुझे उनको एक अच्छा व्यक्ति मानता हूं, लेकिन एक ऐसा अच्छा व्यक्ति जो असहाय सा दिखता है, जिसके साथ आक्रमण साथियों का समूह इकट्ठा हो जाता है, जो किसी भी योजना को अमली जाना बनाने से इसलिए हो कि उनके घर वाले बोलते हैं। आदरणीय पूज्य मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 2 को छोड़ के बाकी सब गिन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नेताजी बोल रहे हैं, आदरणीय पिताश्री जी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह चल रही है, इसका कोई लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, कोई भी कर, मैं पारिवारिक विक्रय में कभी नहीं कहता हूं। मैं मानता हूं कि राजनीतिक घराओं में सबके अपने व्यक्तिगत विक्रय होते हैं। ये अलग प्रश्न है कि जहां 40-41 लोग पदाधिकारी होंगे, कोई मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान या इस प्रकार की किसी भी परिवार में, किसी राजनीतिक दल के परिवार में जहां होगा, तो उस परिवार में जहां बर्तन होंगे खटकेंगे और जोर से खटकेंगे, कभी कभी टूट जाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काफी अन्य दलों के लोग शामिल हो रहे हैं और वो ये इच्छा करके आ रहे हैं कि टिकट के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब टिकट की दावेदारी उनकी हो रही तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्यकर्ता है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, डरा महसूस कर रहा है कि हमारी टिकट कट जाएगी। हमारा कार्यकर्ता कभी नहीं डरता। वो जानता है कि हमारे नेतृत्व पे वो विश्वास करता है कि वो गुणवत्ता के आधार पर, गुण दोषों के आधार पर निर्णय करता है। और जो बाहर से लोग आए हैं, कोई किसी अपने आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत में आकर्षित होकर लोग आए हैं और उसके साथ में रहना चाहते हैं। ये गंगा नदी है बीजेपी, जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियों का समाहन गंगा के पवित्र जल के रूप में हो जाता है। सब क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? जितना सबने सोचा उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे। हमने 265 प्लस किया था, अब तो मुझे लग रहा है 300 से ऊपर का आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये अनुमान लगाने की होगी। लेकिन हम लोग वो जीत जीतेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी। आपका मुख्य मुकाबला किससे है? मुकाबला बहुत कड़ा है, लेकिन वो सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीके मुख्य रणनीतिकार हुआ करते थे आपके, उसके बाद पीके अलग हुए, बिहार में चले गए, बिहार में उन्होंने गठबंधन, बीजेपी में कोई रणनीतिकार नहीं होता। बिहार में गठबंधन बनाया, इस तरीके से वो फिर गठबंधन बनाने का प्रयास। देखिए, एक विज्ञापन गठबंधन अगर होता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते थे और उनका वही कार्य था, रणनीति बनाना उनका कोई काम नहीं था। जहां तक किसी की आप चर्चा कर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं,
कोई पी के करे, कोई होश में करे, लेकिन अब किसी का कोई उद्धार उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। गठबंधन अगर यहाँ होता है विपक्षी दलों में तो उसका असर गठबंधन होगा, उनमें आपस में गठबंधन नहीं होगा। बिहार की तरह कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से बिहार की परिस्थितियां और थी जी। बिहार में हमने सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। लोग हमारी तुलना करते हैं, 16% वोटों से 25.8% वोट हमने बिहार में पाए हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो हम रहे हैं। 2 फेल विद्यार्थी जो लोकसभा में फेल हो गए थे, उन लोगों 25 की जगह लालू जी 16% वोट पाए, 18% निश्चित जी पाए जो पहले 24 पाए थे। दोनों के कम हो गए, यानी दोनों फेल हुए। 2 विद्यार्थी जो फेल हुए उन्होंने अपने नंबर जोड़ दिए। जो 25.8 बीजेपी पाई थी, यानी जो डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुआ था, उस विद्यार्थी से ज्यादा 2 फेल विद्यार्थियों ने अपने अंक जोड़कर पा लिए। ये दुर्घटना थी बिहार की। दुर्घटनाएं बार बार नहीं होती, अब सावधानी है, अब की ट्रैफिक कंट्रोल है। डॉक्टर साहब, आपसे काफी बात हुई, राजनीति पे, शैक्षिक पे भी बात हुई। डॉक्टर साहब, अपने जीवन का कोई ऐसा क्षण बताइए जिसने आपको बहुत आनंदित किया हो, और कभी ऐसा कुछ रहा है जिसने आपको बहुत विचलित किया हो? नहीं, विचलित के तो कई प्रसंग मिल जाएंगे। मेरी मां का न रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा विचलित था। मेरी आराध्य, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे माता और पिता रहे। कभी खलती है जीवन की, मैं इसको दुर्घटना मानता हूं। कई समय तक मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं राजनीति से विलग रहना चाहता था। आज भी मेरे मन और मानसिकता में कभी कभी परिवर्तन की बातें आती हैं। मैं एक एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक मुझे 4 साल 5 साल पहले, कुछ समय पहले, मैं 2010 में मुझे गृहस्थ जीवन में आने का अवसर मिला। लेकिन मैं समझता हूं कि इस आनंदित क्षण वो था कि देश का प्रधानमंत्री मुझसे फोन से कहे, माननीय अटल जी का मैं बात कर रहा हूं, कि प्रदेश ने यहां से भेजा था नाम, या जो भी किया हो, सीधे फोन किया। मुझे कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं वाजपेयी बोल रहा हूं। मैं समझा कौन बोल रहे हैं। डॉक्टर, तुझे जब डॉक्टर करके बोला तो मुझे लग गया कि तो मेरे पूज्य श्रद्धेय वाजपेयी जी बोले, तुझे मेयर का चुनाव लड़ना है। मेरे हाथ पैर कांप गए और मैंने कहा आपको आना पड़ेगा। बोले मैं स्थानीय निकाय के चुनाव में आऊंगा। लेकिन जब मैं उनके निर्देशानुसार केवल 15 दिन में चुनाव लड़ा, पहला चुनाव 2006 में जीता। लेकिन वो एक चुनाव में आए, मेरे दुख आज तक यही है मेरे जीवन का, कि कपूरथला की एक सभा थी जिसमें अटल जी बोल रहे थे। एक वाक्य बोलते थे, घंटों महीनों चिंतन होता था उस पे। उन्होंने खड़े होकर कहा आपने मुझे सांसद बना दिया, और फिर कुर्ता लहराया, कहा ये कुर्ता आपने दे दिया। नीचे फिर पैजामा हिलाया अपने धोती को, बोले पैजामा कौन देगा? ये पैजामा यानी मेयर का प्रत्याशी नीचे की नगर पालिका का, ये आपके सामने खड़ा है, मुझे पैजामा दे दो। कह के अटल जी हुए। उसके बाद उनका सार्वजनिक भाषण सुनने को नहीं मिला। मैं उनके एक वाक्य पे पहला चुनाव जीता था। दूसरी बार उनके मार्गदर्शन पे चल के मैं सारे वार्डों में जीत कर आया। 27 वार्ड ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल लोग बोलते थे मुस्लिम भाई नहीं देंगे, मुस्लिम भाइयों ने छप्पर फाड़ के मुझे दिए। 27 में से 25 वार्ड जीत कर आया मैं, जहां पे वो कहते थे डोमिनेटेड थे। तो ये अटल जी की अनुकंपा थी, और उनका स्नेह वचन मेरे साथ में ना आए और बीमार पड़े रहे। ये मेरे जीवन की राजनीतिक दुख की विषाद का समय होता। डॉक्टर, हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी दल गठबंधन बनाते हैं तो उससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारा पर।